हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक स्वागत करता हूं आपको एनसीईआरटी साइंस बाय राहुल पाठक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानव श्वसन तंत्र के बारे में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। तो इनके अंदर जो पढ़ना है दोस्तों वो है श्वसन के प्रकार, अर्थात मानव शरीर के अंदर जो श्वसन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन के जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इनको हम आगे विस्तार से जानेंगे। और एक है हमारा मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है श्वसन पथ, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोलते हैं या रेस्पिरेटरी पथ भी बोल सकते हैं। और एक होता है श्वसन अंग। इसके अंतर्गत रेस्पिरेटरी में भाग लेने वाले अर्थात श्वसन में भाग लेने वाले जितने सारे अंग होते हैं, जितने सारे ऑर्गेन होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। और एक होता है दोस्तों मानव में श्वसन की क्रियाविधि, अर्थात जो हमारे शरीर में जो श्वसन होता है तो उसके अंतराल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन बातों को हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो दोस्तों ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फर्स्ट वीडियो है। इसके हम सिर्फ श्वसन के प्रकार और मानव श्वसन तंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 होगा उसमें हम मानव में श्वसन की क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। तो मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि में हमें पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम आपको उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम श्वसन के प्रकार और मानव श्वसन तंत्र के बारे में ही जानते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र यह एक जैविक प्रक्रिया होती है। श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का दहन होता है। दोस्तों आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो हम भोजन लेते हैं, तो भोजन जो लेते हैं तो उनसे जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो इनका हमारे शरीर में इस्तेमाल होना ही दहन कहलाता है। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो कोशिकाएं होती है उसमें CO2, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनका दहन होना ही श्वसन कहलाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि श्वसन और ब्रीथिंग दोनों एक ही चीज़ है, श्वास लेना और श्वसन दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। श्वास लेना में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसको ब्रीथिंग बोला जाता है। और श्वसन जो होता है इसके अंतर्गत हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका दहन होता है। तो इसमें भी CO2 बनता है, तो इसीलिए इसको हम श्वसन नाम दिए हैं। तो आप इस इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में। जैसे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। और यह जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इसका जब दहन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊर्जा, ये 3 चीज़ें बन रही है। श्वसन के प्रकार जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जो कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इनको 2 भागों में ऑक्सीजन के उपभोग के अनुसार बांटा गया है, अर्थात ऑक्सीजन का खपत किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, इस अनुसार से इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो आपका जो वायवीय श्वसन हो गया, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, अर्थात इस प्रकार के श्वसन में भोजन के दहन में जब भोजन के जो घटक होते हैं, भोजन का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका जब दहन होता है तो उसमें O2 का उपयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। यह सभी सजीव जीवित कोशिकाओं में होता है, अर्थात जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कोशिकाओं में यह श्वसन होता है।
वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है। अर्थात जो हमारा ग्लूकोज होता है तो उसका एक अणु से हमारे शरीर में 38 अर्थात 38 एटीपी का निर्माण होता है। दोस्तों ये एटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह भी ऊर्जा का ही एक इकाई होता है, ऊर्जा मापने का ही एक इकाई होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। और वैसे इस वीडियो का पीडीएफ भी हम नीचे लिंक में डाल देंगे, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एटीपी बराबर होता है 7.3 KCl पर मोल, लगभग 1769 कैलोरीज के बराबर। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अवायवीय श्वसन, इस प्रकार के श्वसन में कार्बोहाइड्रेट्स के जो कण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का जो दहन होता है, यहाँ शायद मिट गया है तो यहाँ दहन होना चाहिए, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो दहन होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब कि इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना ऑक्सीजन के ही ये दहन हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ग्लूकोज का जो एक अणु होता है, कार्बोहाइड्रेट से तो हमें ग्लूकोज ही प्राप्त होते हैं, तो उसके एक अणु से मात्र 2 एटीपी ही बनते हैं। अर्थात एक एटीपी बराबर 1769 कैलोरीज। इस अनुसार से आप 2 से मल्टीपल उसको कर दीजिए, उतना ऊर्जा ही बनता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह श्वसन होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि वायवीय जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का, और अवायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का। इस प्रकार का जो श्वसन होता है वो जीवाणुओं, कवकों, अंकुरन करने वाले बीजों तथा हमारा जो ब्लड सेल है आरबीसी उसमें होता है। आप इस इमेज के द्वारा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये आपका ग्लूकोज है, इनका देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इनका दहन होता है तो उसे एरोबिक बोल रहे हैं, जिसमें 38 एटीपी ऊर्जा बन रहा है। और नो ऑक्सीजन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशंस में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बन रही है, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड, और 2 एटीपी ऊर्जा का भी निर्माण होता है। मानव श्वसन तंत्र, मानव के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है श्वसन पथ, यह वायु के आवागमन का पथ होता है। इसके निम्न भाग हैं: बाह्य नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, वायुनाल। और श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स के अंतर्गत हमारा फेफड़ा या फुफ्फुस आते हैं। और एक होता है हमारा कोपिका, तो इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन पथ, बाह्य नासा छिद्र जो होता है, यह नासा छिद्र की संख्या 2 होती है। यह नासा मार्ग के प्रधान भाग में खुलते हैं। जो आपका नाक का जो आगे का जो छिद्र है उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। एक होता है नासा मार्ग, बस उसी के जस्ट अंदर जो हम नाक के द्वारा अंदर जाते हैं उसे ही नासा मार्ग कहा गया है। इनका 3 भाग होता है, इनके 3 भाग होते हैं: प्रघान, श्वसन भाग और घ्राण भाग। प्रघान जो होता है ये नासा मार्ग का सबसे छोटा भाग होता है। श्वसन भाग जो होता है ये नासा मार्ग का मध्य भाग होता है, जो घ्राण भाग में खुलता है। घ्राण भाग या नासा मार्ग का पश्च ऊपरी भाग होता है। और आप समझ रहे होंगे, ये आप ये जो 5 देख रहे हैं, पहला बाह्य नासा क्षेत्र और नासा मार्ग के ये 3 पार्ट्स, ये 5 जो हैं ये नासाल कैविटी का ही पार्ट्स है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ग्रसनी में पहुंच जाते हैं। तो ग्रसनी होता क्या है, तो ग्रसनी श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ भाग होता है। अर्थात आप इस बात को समझ सकते हैं कि ग्रसनी हमारे नाक से भी जुड़ा हुआ रहता है और हमारे मुंह से भी जुड़ा हुआ रहता है। यही कारण है कि जब हम मुंह के द्वारा सांस लेते हैं तो आखिर हवा जो है वो ग्रसनी में जाता है, और नाक के द्वारा भी जब हम सांस लेते हैं तो वो भी हवा ग्रसनी में ही पहुंचता है। तो यही कारण है कि यह दोनों जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में ये ग्रसनी दोनों का ही पार्ट्स है। इनके 3 भाग होते हैं: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। वायुनाल, बाइंड पाइप, इसको इंग्लिश में ओसियोफेगस भी
सॉरी दोस्तों, ओसियोफेगस नहीं इसको बोलता है, मतलब ट्रेकिया आप बोल सकते हैं। यह नलिका वायु के फेफड़ों में आवागमन का मुख्य भाग होता है। यह नलिका भागों में विभक्त होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, लैरिक्स और श्वास नली। लैरिक्स माने कंठ हो गया आपका, और श्वास नली ट्रेकिया। ये दोनों मिलकर के वायुनाल बाइंड पाइप का निर्माण करते हैं। आप ये फिगर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। ये है आपका फेर्निक्स, और जिसको ग्रसनी बोलते हैं। ये है आपका ट्रेकिया, इसी को वायुनाल कहते हैं। ट्रेकिया को ही वायुनाल बोला जाता है। और बाह्य नासा क्षेत्र और नासा मार्ग, इसके जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे नासाल कैविटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ या ध्वनि बॉक्स, यह श्वास नली का अग्र रूपांतरित भाग होता है। इससे ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। ग्लोटिक्स, लेरिक्स कंठ में एक छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे ग्लोटिक्स कहते हैं। यह ग्रसने के अधर पर स्थित होता है। अधर का मतलब ऊपर स्थित होता है। वायु लेरिक्स में ग्लोटिक्स से ही होकर प्रवेश करती है, अर्थात यह एक प्रकार का छिद्र होता है जो कि आपका कंठ जो है लेरिंक्स, उसी में ऊपर की ओर खुलता है। और एपिग्लोटिक्स जो होता है यह जस्ट ग्लोटिक्स का ही एक पार्ट है, जो कि एक झिल्ली नुमा आकृति होता है, एक ढक्कन के जैसा काम करता है ये। अर्थात जब हम भोजन खाते हैं तो ग्लोटिक्स के छिद्र को ये बंद कर देता है और हमारा भोजन जो है वो आहार नाल में पहुंच जाता है। कभी कभी जल्दबाजी में हम खाना खाते हैं तो कुछ कण ग्लोटिक्स में पहुंच जाता है, क्योंकि एपिग्लोटिक्स जल्दबाजी में अपना मुंह बंद नहीं कर पाता है, ग्लोटिक्स को बंद नहीं कर पाता है। तो इस कारण है कि भोजन का कुछ कण जो है ग्लोटिक्स में पहुंच जाता है, जिससे हमें बहुत जोर की खांसी आ जाती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में सरकना कहते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि हमें स्थिर से और आराम से धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। तो यह जो होता है एपिग्लोटिक्स, यह प्रत्यास्थ उपास्थि का बना होता है, अर्थात ये इलास्टिक होता है, अर्थात समय आने पर यह अपना आकार बदल सकता है। कंठ की कार्टिलेज, कंठ का निर्माण उपास्थि के 9 टुकड़े द्वारा होता है, जो निम्न है। कार्टिलेज दोस्तों ये हड्डी का ही एक रूप होता है, लेकिन हड्डी तो मजबूत होता है, लेकिन कार्टिलेज जो होता है उससे थोड़ा नर्म होता है। इसको कुरकुरी हड्डी भी कहते हैं या चबनी हड्डी कहते हैं। इसके अंतर्गत थायराइड उपास्थि आते हैं, क्रिकेवॉइड उपास्थि, एरिटिनोइड्स, सेटोरिनी की उपास्थि और क्यूनिफॉर्म की उपास्थि। आप इस इमेज के द्वारा समझ सकते हैं इसको। ये है आपका कंठ। ये जितने सारे उजले वाले भाग जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका चबनी हड्डी, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। और इसी को देखिए एपिग्लोटिक्स है, जो कि एक ढक्कन के जैसा है। जब हम भोजन लेते हैं तो ये क्या करता है, ग्लोटिक्स को ढक देता है। ग्लोटिक्स माने ग्लोटिक्स एक छिद्र होता है और एपिग्लोटिक्स ढक्कन होता है, मतलब दोनों एक ही पार्ट है, इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वास नली, ट्रेकिया। श्वास नलिका या श्वास की नली वह नली होती है जो गले में स्थिर स्वर यंत्र लैरिंक्स को फेफड़े से जोड़ती है और मुंह से फेफड़े तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो हम श्वास लेते हैं तो जो हवा है वो इन्हीं के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा ट्रेकिया। ऊपर में ये कंठ हो गया, लेरिंग्स कंठ, और उससे जस्ट नीचे ये हमारा ट्रेकिया है। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, नीला रंग का देख रहे होंगे, ये सारे ट्रेकियल कार्टिलेज इनको कहते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके अंतर्गत जो मेन पार्ट्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, वो होता है फेफड़ा या फुफ्फुस, जिसको इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। फेफड़े फुफ्फुसीय गुहा में स्थित होता है। यह संख्या में 2 शंक्वाकार, गुलाबी, ठोस तथा स्पंजी होता है। फुफ्फुसीय गुहा में लसिका भरी रहती है, जिसे फुफ्फुसीय द्रव कहते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है तथा प्लोरा द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रत्येक फुफ्फुसीय गुहा के चारों ओर से फुफ्फुसा आवरण घिरा रहता है। इस फुफ्फुसा आवरण के 2 भाग होते हैं, जिसे
देह भित्ति से लगा हुआ आवरण तथा फेफड़ों से लगा हुआ आवरण। ये आवरण दोस्तों इस फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव के बाएं फेफड़े में 2 पिंड भी होता है जिसको सुपीरियर तथा इंफीरियर पिंड, तथा दाएं में 3 पिंड होता है जिनको सुपीरियर, मिडिल तथा इंफीरियर पिंड कहते हैं। यही कारण है दोस्तों कि हमारा जो लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो राइट वाले लंग्स से छोटा होता है। दोनों फेफड़ों के बीच मीडिया अस्टिनम नामक अवकाश होता है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं, ये है आपका लेफ्ट लंग्स और ये है राइट लंग्स। तो इस फिगर को आप समझ सकते हैं, ये है हमारा लंग्स। आगे बढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों कोपिका, यह भी लंग्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों साधारण भाषा में यदि हम समझें तो जो हम श्वास लेते हैं तो आखिर वो हवा जाता है लंग्स में, तो आखिर वो जाता कहाँ है? तो दोस्तों लंग्स में छोटे छोटे कक्ष बने होते हैं, छोटे छोटे रूम होते हैं जो कि बैलून के जैसा होता है, गोल गोल कक्ष होता है घर के जैसा। इसी को कोपिका बोलते हैं। जो हम श्वास लेते हैं वो नली के द्वारा इसी कोपिका में आके स्टोर हो जाता है। जैसे यदि हम साधारण भाषा में समझें तो एक मान लीजिए कोई बड़ा सा महल है, मकान है, तो मकान के अंदर यदि हम गए तो मकान के अंदर जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं? रूम में चले जाते हैं। तो वही बात है, हवा जब आता है तो फेफड़ा क्या एक मकान है, तो मकान के अंदर जो कोपिका होता है वो छोटा छोटा रूम होता है। तो इसको आप यह भी कह सकते हैं कि कोपिकाएं जो होता है वो फेफड़े की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात इससे छोटा फिर अब कुछ नहीं है। मतलब फेफड़ा खत्म, यहाँ के बाद फेफड़ा खत्म हो गया, मतलब यहाँ के बाद अब फेफड़ा नहीं है, अर्थात हवा जो है यहीं आके स्टोर हो जाता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह जो हमारे फेफड़े में जो है वो लगभग 30 से 35 करोड़ के लगभग पाई जाती है। मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितना छोटा होता होगा और कितनी बड़ी मात्रा में होती होगी। तो श्वसनिकाएं जो होता है अर्थात जिससे हवा हमारे फेफड़े में आती है, इसके अंदर के अंतिम सिरे प्रत्येक फेफड़ों में जाकर गुब्बारे नुमा संरचना बना लेती है। अर्थात इसके बाद अब फेफड़ा का अंत हो गया, अब इसके बाद हवा कहीं नहीं जा सकता, बस हवा यहीं मिलेगा कोपिका में ही, जिनको कोपिका कहते हैं। मानव के फेफड़े में लगभग 30 से 35 करोड़ कोपिकाएं पाई जाती है। मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना छोटा छोटा घर होता होगा हमारे फेफड़े में। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा फेफड़ा और आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि यह जो छोटा छोटा जो बैलून आकार का है इसी को कोपिका कहते हैं दोस्तों। और इसकी संख्या करीब 30-35 करोड़, लगभग हम उसको अनंत भी मान सकते हैं, लगभग अनंत है इसकी संख्या हमारे फेफड़े में। तो आप देख सकते हैं, तो जो हमारा हवा है वो इस ट्रेकिया के द्वारा ब्रोंकली में जाते हैं, ब्रोंची में, ये जिसको श्वसनिकाएं कहते हैं। आप इस इमेज में समझ सकते हैं कि यह हमारा श्वसनी है और इससे हवा आ करके यहाँ से देखिए, इसको काट के दिखाया है, तो यहाँ से हवा आता है और ये देखिए छोटे छोटे कक्ष में आके वो जमा हो जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके एक लाइक से मन में एक उत्साह सा जागता है कि जो हम वीडियो बनाते हैं, जो हम मेहनत करते हैं इसको बनाने के लिए, वो हमारे दोस्तों के बीच, हमारे स्टूडेंट्स के बीच ये वीडियो अच्छा लग रहा है। इस कारण से हम और बेहतर तरीके से वीडियो को आपके सामने उपस्थित कराते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का PDF जो है हूबहू सेम वीडियो के जैसा ही है, बस अंतर यही है कि उसमें मेरी आवाज़ नहीं होगी, बस उसका PDF होगा। आप वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जैसे कोई वीडियो हम अपलोड कर दिए हों और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स में उसको आप बता सकते हैं कि उस पर थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए, तो हम उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपके सामने हम उपस्थित करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।